आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डेफिनेशन से। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिफरेंट रिवोकेशन के प्रोसेसेस के बारे में कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक होगी, उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो आज हम जो है हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो यही होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जिस तरह हमने सेक्शन 2 में भी पढ़ी थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होती है, यानी एक ऐसी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ऐसी डेफिनेशन को अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे टू मेन जो बिग वर्ड हमारे सामने आती है वो यही है कि एक एग्रीमेंट है, एक इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। अब एग्रीमेंट का क्या मतलब है और इन्फोर्सिबल बाय लॉ का क्या मतलब है। एग्रीमेंट का मतलब सिंपल यही है कि ऐसी ऑफ़र जो एक्सेप्ट हुई हो तो उसको हम एग्रीमेंट कहेंगे, यानी ऑफ़र या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज़ इक्वल टू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट तो चलिए ठीक हो गया। अब इन्फोर्सिबल बाय लॉ का क्या मतलब है, तो इन्फोर्सिबल का बाय लॉ का मतलब ये है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो, ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होंगे, तो उनके लिए भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जनरली अगर हम स्केच ड्रॉ करके देखें तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसमें फ्री कंसेंट का एलिमेंट होगा, जिसमें कंसिडरेशन होगी, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होंगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा और लॉफुल कंसिडरेशन होगी। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होगी वो एक्सप्रेसली वॉइड भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और अगर हम इनको अभी जब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का। तो स्टार्टिंग विद के कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होगा। तो पार्टी की कॉम्पिटेंसी या कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कॉम्पिटेंसी के एलिमेंट है वो लॉ ने डिस्क्राइब किए हुए हैं। वो हैं 3 हमारे पास। सबसे पहला ये है कि जो बंदा है उसने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन की हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ हो। अब एज ऑफ मेजॉरिटी का क्या मतलब है, तो अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट 1875 वो बंदा जो 18 ईयर्स से कम होगा तो उसको हम माइनर कंसीडर कहेंगे, और वो बंदा जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता, और उसके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो वॉइड कंसीडर होंगे। इसके अलावा जनरली इस पे प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल भी अप्लाई नहीं होता, यानी अगर माइनर ख़ुद को पहले मेजर शो करे, कॉन्ट्रैक्ट पे इंटर हो जाए और फिर बाद में डिनाई करे तो उस पर कोई भी राइट्स एंड लाइबिलिटी इन्फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। अब सेकंड बात हमारे पास ये आती है कि क्या माइनर रेक्टिफाई कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर लें, तो ये भी हमारे पास नहीं हो सकता कि माइनर जो है वो मेजर हो जाए और मेजर होने के बाद वो जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करे कि मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट इस तरह की रेक्टिफिकेशन भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, माइनर जो कॉन्ट्रैक्ट किया करे उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी पहले से ही वॉइड कंसिडर किए जा सकते हैं, यानी कोर्ट उनको एज ट्रीट करेगी कि कभी कॉन्ट्रैक्ट हुए ही नहीं थे। ये थी हमारे पास मेजॉरिटी के बारे में। अब नेक्स्ट जो है जो हमारे पास आती है वो है कि जो बंदा जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो साउंड माइंड का होगा। अब साउंड माइंड किसे कहते हैं और साउंड माइंड पर्सन कौन होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 12 के मुताबिक साउंड माइंड बंदे के 2 क्वालिटीज़ हैं। पहला ये कि वो अंडरस्टैंड करेगा उस टर्म्स एंड कंडीशन को जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उनको वो सही से अंडरस्टैंड करता हो, और दूसरा ये कि जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में उस पर आयद हो रही हैं या जो इंटरेस्ट वो गेन कर रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, क्या उस पर कितना असर होगा, क्या उसको फ़ायदा होगा या नहीं होगा, वो इन सारी चीज़ों में रेशनल जजमेंट कर सकता है। तो ऐसे बंदे को हम कह सकते हैं कि वो बंदा साउंड माइंड है। फर्दरमोर यूजुअली जो अनसाउंड बंदे होते हैं उनके भी कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी हमारे पास ये है कि यूजुअली वो बंदा अनसाउंड माइंड होता है लेकिन ओकेजनली अनसाउंड माइंड होता है, और इसकी एग्जांपल हम यही ले सकते हैं कि एक पेशेंट है जो लुनेटिक एसाइलम में है, यानी एक ऐसा पागल बंदा जो एसाइलम में है, तो वो बंदा ओकेजनली तो यूजुअली तो अगर हम उसको देखें तो वो पागल है, लेकिन उस पर लूसिड इंटरवल्स आते हैं। तो एक इस तरह का भी हमारे पास अनसाउंड पेशेंट आ सकता है। और एक ऐसे भी बंदे होते हैं जो यूजुअली तो साउंड माइंड होते हैं लेकिन ओकेजनली वो अनसाउंड माइंड होते हैं। तो इस तरह के बंदे का क्या एग्जांपल होगा, तो ऐसे बंदे का एग्जांपल हम एक ड्रंक पर्सन की मिसाल ले सकते हैं जो कि
फॉर एग्ज़ाम्पल वो नॉर्मल हालात में तो वो ठीक ठाक है, लेकिन जब वो शराब पीता है या वो ड्रंक करता है तो उसके नतीजे में उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है या वो अनसाउंड माइंड की तरफ चला जाता है। तो ये कैटेगरी है। इसके अलावा अनसाउंड माइंडनेस की और भी रीज़न हो सकती है या इडियोसी हो सकती है, जिसको हम परमानेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गॉड गिवन होती है, ये परमानेंट होती है, इसमें कोई लूसिड इंटरवल्स भी नहीं होते। इसमें एक बंदे की जो मेंटल कैपेसिटी है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, जिसकी क्योंकि उसकी ब्रेन जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर रही होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है इंसैनिटी या लूनेसी, जिसमें एक बंदे को, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस की कि उसको लूसिड इंटरवल आते हैं, ये एक मेंटल डिजीज़ के तौर पर इसको ट्रीट किया जाता है। फिर ड्रंकनेस की बात आती है कि वो बंदा जो यूजुअली तो वो साउंड माइंड का है, लेकिन ओकेजनली उसको जो है वो शराब की वजह से या किसी भी ऐसे ड्रग की वजह से वो क्या हो रहा है, अनसाउंड माइंड का हो रहा है। तो ऐसे बंदों के साथ जब वो बंदे लूसिड इंटरवल्स में होंगे तो उस दौरानिए में कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। अब जनरली अगर इसको डिग डाउन और डीप देखें तो बात यह है कि इस बात को कौन प्रूव करेगा कि वो साउंड माइंड का था कॉन्ट्रैक्ट करते हुए या साउंड माइंड का नहीं था। इसमें लॉ ने हमें कुछ चीज़ें दी हैं कि उन यार्ड स्टिक को याद रखते हुए हम इसको बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का है, तो उस वक्त जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगी वो उस बंदे पे होगी जो उसकी वैलिडिटी, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा है। फिर अगर एक बंदा जो है वो यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड है, तो उस वक्त जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगी तो वो उस बंदे पे होगी जो कॉन्ट्रैक्ट को कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही में हुआ है, मतलब उसकी साउंड माइंडनेस के दरमियान हुआ है। तो उस बंदे को प्रूव करना होगा कि वो साउंड माइंड था इस कॉन्ट्रैक्ट को करते हुए। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये इस तरह हमारे पास शिफ्ट होगी। लेकिन जनरली प्रिंसिपल यही है कि अनसाउंड बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। जिस तरह माइनर का प्रिंसिपल था वही प्रिंसिपल इधर भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर वो उसके लूसिड इंटरवल्स आ रहे होंगे तो उस लूसिड इंटरवल्स में वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को अगर समझ सक रहा होगा इतने हद तक, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। फिर नेक्स्ट है कि नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब बात ये है कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ कौन होते हैं, कौन लोग होते हैं। तो एलियन एनिमीज़ जो होती हैं वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होती हैं कि उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। अब एलियन एनिमी का क्या मतलब है? एलियन जनरली ऐसा बंदा जो उस कंट्री का सिटीज़न ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बंदा, हम अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर कोई बंदा पाकिस्तानी नहीं है तो वो हमारे लिए एलियन कंसिडर होगा। अब एलियन फ्रेंड भी हो सकते हैं, एलियन एनिमी भी हो सकती हैं। एलियन फ्रेंड मतलब एक ऐसा फॉरेनर जिसके सॉवरेन के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हैं या एट पीस हैं, तो उसको एलियन फ्रेंड कहेंगे। और उसकी फुल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सर्टेन लिमिटेशन होंगी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो एलियन एनिमी की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की जिस कंट्री का जो ये बंदा है, इसके कंट्री के साथ पाकिस्तान के हालात, उसने उसके साथ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसकी कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट जो कॉन्विक्ट्स हैं वो डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट जो है फॉरेन सॉवरेंस या एम्बेसडर जो होते हैं उनके साथ जनरली नहीं किया जाता, क्योंकि इन अ सेंस के उनको आप कोर्ट में सू नहीं कर सकते, इसी वजह से। फिर कॉरपोरेशन और कंपनीज जो होंगी, तो ये कंपनीज और कॉरपोरेशन जो होंगी अपनी ऑब्जेक्टिव क्लॉज से हट के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकते। यानी फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो पेन बेचती है और एजुकेशनल पर्पस के लिए काम करती है, वो बाद में जाके फ़ायदा कमा के लोगों को लोन देना स्टार्ट करे, यानी ऑब्जेक्टिव क्लास से हट के कोई काम करे, तो इस केस में हम उसको कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं हो सकता। दस ये उसकी लीगल कैपेसिटी को अफेक्ट कर रही है। अब जनरली अगर हम एक टेबल ड्रॉ करके देखें, इसको देखें, तो मेंटल डिफिशिएंसी और स्टेटस के हिसाब से हम कर लेते हैं। तो मेंटल डिफिशिएंसी के हिसाब से माइनॉरिटी, इडियोसी, लूनेसी और ड्रंकनेस आपको आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी को इफ़ेक्ट करेंगे वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी या जनरली हम कह सकते हैं कि ये बंदे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो स्टेटस है विच में भी पॉलिटिकल और सिविक, यानी फॉरेन सॉवरेन हो गया, एलियन एनिमी हो गए, फेलेंस हो गए जिन्होंने संगीन जुर्म मर्तकब किए हैं, तो ऐसे शख्स के साथ, या आर्टिफिशियल और कॉरपोरेट बंदों के साथ, तो उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बाई उनकी स्टेटस की वजह से। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कि लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में।
तो लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम देखें या लॉफुल कंसिडरेशन को पहले देखें तो ये तो क्लियर टर्म्स है कि ए बी को एक हाउस दे रहा है इन कंसिडरेशन और बी उसको ओपीएम दे रहा है, तो ये ऑन द फेस ऑफ इट ही समझ आ रही है कि कंसिडरेशन जो है वो एक इलीगल चीज़ है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास इनवैलिड होंगे, ये कंसिडर नहीं होंगे। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंस है, इसको आप जहन में रखें कि ऑब्जेक्ट भी अगर अनलॉफुल होगा तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इसी एग्ज़ाम्पल को लेते हैं कि ए बी को हाउस दे रहा है और बी इन रिटर्न जो है वो उसको पैसे दे रहा है, लेकिन वो उस हाउस को इमोरल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब दो कंसिडरेशन जो थी और सब कुछ जो था वो तो लीगल था, लेकिन जो ऑब्जेक्ट उससे अचीव हो रहा है वो अनलॉफुल था। तो या एक एग्जांपल और लेते हैं कि ए बी को 10 लाख रुपए दे रहा है कि वो सी को मर्डर करे, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इलीगल है क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है। अब बात ये आती है कि कंसिडरेशन तो चले ठीक, वो ऑन द फेस ऑफ इट दोनों पार्टीज़ को समझ आती हैं, वो देख भी लेते हैं, वो इलीगल हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्सी करना मुश्किल होता है। इस वजह से लॉ के जजमेंट के थ्रू ये आपको स्पेस दी जाती है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्क्लोज़ की गई हो आपके सामने और फिर भी आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जनरली कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होता है, तो अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ हो, यानी लॉ ऑफ द लैंड ने उसको फॉरबिडन करार दिया हो ऐसे ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन, या अगर उनको जारी रखा जाए तो वो किसी लॉ की प्रोविज़न को डिफीट करेंगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि सेडिशन के केसेस में मतलब ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना कि आप स्टेट के अगेंस्ट को काम कर रहे हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे पास जो है वो कंसिडर नहीं होंगे, या वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्रॉडुलेंट नेचर का कोई काम किया जा रहा है पार्टी ए या पार्टी बी से, या वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उसकी जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है वो किसी बंदे को इंजर करना, उसकी अपनी बॉडीली इंजर भी इसमें इंक्लूड है और उसकी प्रॉपर्टी को भी इंजर करना ये इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो है इमोरल, या उसकी ऑब्जेक्ट इस तरह है कि वो इमोरल किसी चीज़ को प्रमोट या इमोरल एक्टिविटी उसमें शामिल है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। इसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल हुए हैं ये काफ़ी वेग और वाइट वर्डिंग्स हैं। अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि पब्लिक पॉलिसी हो गया, इमोरल हो गया, लॉ हो गया, तो ये चीज़ें कोर्ट जो होंगी वो सर्कमस्टांसिस को देख के इन चीज़ों को डिफ़ाइन करेगी और इनको बताएगी कि वेदर इट्स अ पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या नहीं है, या ये फॉरबिडन बाय लॉ है या नहीं है, या प्रोविजंस डिफीट हो रहे हैं।